हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके भारतीय समाज के प्रश्न पत्र में चर्चा करने वाले हैं गांव और ग्रामीण विशेषताओं की। गांव एक जीवन विधि के रूप में कैसे हम हमारे बीच में शामिल है, इसकी हम बात करेंगे। भारत गांवों का देश है, हम सभी जानते हैं। हमारी 75% जनसंख्या जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। हमें गाँवों को समझने के लिए यह जानना होगा कि ग्रामीण क्षेत्र किसे कहा जाता है। जब भी हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करते हैं, ग्रामीण समुदाय की बात करते हैं, तो हम नगरों से उसको बिल्कुल अलग प्रकार से देखते हैं। और भारतीय समाज को समझने के लिए भी हमें ग्रामीण विशेषताओं को जानना जो है वो बहुत ज़रूरी है। ग्राम को एक पृथक बड़े समुदाय के अंदर एक छोटे समुदाय के रूप में जाना जाता है। और जब हम ग्रामीण शब्द का प्रयोग करते हैं तो गांव में रहने वाले व्यक्तियों या निवासियों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर जब हम बात करते हैं कि सबसे पहले जो बात हमारे जहन में आती है वह है वहाँ का व्यवसाय। प्राय ग्रामीण क्षेत्र जो है वो हमें छोटे आकार, छोटी जनसंख्या वाले दिखाई देते हैं और साथ ही साथ वहाँ के मुख्य व्यवसाय के रूप में कृषि करने वाले, खेती करने वाले लोग जो हैं वो हमें नज़र आते हैं। इस प्रकार से समानताओं वाला जो क्षेत्र है, जहाँ पर विभिन्नताएं बहुत कम हैं, कम जनसंख्या है, इस प्रकार के भौगोलिक क्षेत्र जहाँ पर लोग कृषि कार्य में लगे हुए हैं, हम प्राय गांव के रूप में संबोधित करते हैं। और हम यह भी देखते हैं कि हम इसको आर्थिक रूप से पिछड़े हुए क्षेत्र के रूप में देखते हैं, जो कि सही नहीं है। यहाँ पर हम मैकाइवर और पेज की एक बात को रख सकते हैं, जो कहते हैं कि ग्रामीण और नगरीय शब्द केवल भौगोलिक स्थिति को नहीं बल्कि सामुदायिक जीवन को भी इंगित करता है, हमें बताता है। और इस प्रकार से आर्थिक और सामाजिक पिछड़ेपन को ग्रामीण क्षेत्र का आधार मानना जो है वो उचित नहीं होगा। यहाँ N.K. श्रीवास्तव हमें अपनी पुस्तक व्हाट इज़ रूरल इंडिया में यह बताने का प्रयास करते हैं कि एक ग्रामीण क्षेत्र वह है जहाँ पर लोग कृषि कार्य में लगे हुए हैं और प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। हमारे सामने जो चीज़ें प्राथमिक रूप से आती हैं उनका उत्पादन ग्रामीण क्षेत्र में किया जाता है। तो यह कम घनत्व वाला, कम जनसंख्या वाला वह क्षेत्र है जहाँ के लोगों की आय का मुख्य साधन कृषि है। तो हम यह मानकर चलते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र जो है वह निश्चित भूभाग पर निवास करने वाले ऐसे किसी भी छोटे या बड़े समूह को हम समझ सकते हैं जिसमें जनसंख्या कम है, प्राथमिक संबंध पाए जाते हैं, संबंधों में प्रगाढ़ता पाई जाती है, किसी प्रकार का दिखावा जो है वो नहीं पाया जाता, व्यक्तिवादिता उनमें कम पाई जाती है, सामाजिक और सांस्कृतिक समानता उनमें अधिक पाई जाती है। ऐसे क्षेत्र को हम ग्रामीण क्षेत्र कहते हैं। भारतीय गांवों की जब विशेषताओं की बात करते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि M.N. श्रीनिवास हमें इसकी बहुत सारी विशेषताओं से अवगत कराते हैं और बताने का प्रयास करते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र जो है वह एक जीवन विधि के रूप में भी हमारे सामने आता है। हम यह भी देखते हैं कि जब हम ग्रामीण क्षेत्र की विशेषताओं को देख लेते हैं, जिसमें संयुक्त परिवार प्रथा, जाति प्रथा, जजमानी प्रथा, ग्राम पंचायत इत्यादि प्रमुख हैं, तो हम गाँवों को एक जीवन विधि के रूप में देखने का प्रयास करते हैं। जीवन विधि यानी कि जिस प्रकार का जीवन हम जीते हैं, वे ऑफ लाइफ की बात जो है वो हम करते हैं, जो कि नगरीय जीवन से बिल्कुल भिन्न प्रकार की होती है। और हम यह भी देखते हैं कि जब हम ग्रामीण जीवन विधि की चर्चा करते हैं तो प्राचीन काल से हम एक प्रकार की जो विधि है इसके अंदर देखते हैं कि सरल सादा जीवन जीने वाले लोग ग्रामीण क्षेत्र में आते हैं, जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति अपने आसपास के वातावरण वहीं से उत्पादन करके करते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि D.N. मजूमदार अपनी पुस्तक कास्ट एंड कम्युनिकेशन इन इंडियन विलेज में लिखते हैं कि गांव केवल एक समुदाय ही नहीं बल्कि एक जीवन विधि है
और यह अपने अध्ययन के आधार पर बताते हैं कि यह एक संपूर्ण इकाई है। संपूर्ण इकाई का अर्थ यह है कि इसमें सभी व्यक्तियों के विचार, अनुभव और कार्य करने के तरीके जो हैं वो एक जैसे होते हैं। सभी लोगों का जो अपने पास्ट से और उन अनुभवों से बहुत गहरा जो है वो नाता होता है। विभिन्न अवसरों पर ग्रामीण जीवन जीने वाले लोगों के बीच में किसी प्रकार के मतभेद हमें दिखाई नहीं देते हैं। इस प्रकार से हम यह भी देखते हैं कि ग्रामीण जो जीवन विधि है वह नगरीकरण और औद्योगिकरण की प्रक्रियाओं से नगरों में इतना परिवर्तन आने के बाद भी अधिकांश गांवों के लोग आज भी वैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हालांकि नगरीय जीवन विधि का जो प्रभाव है वो भी उन पर दिखाई देता है, पर ग्रामीण लोग जो है अभी भी अपनी विशेषताओं को बनाए रखे हुए हैं। यहाँ एक बात और है कि गाँव में हम जहाँ समानता की बात करते हैं वहीं बहुत सारी असमानताओं की चर्चा भी हम करते हैं कि उच्च और जो निम्न जातियां हैं उनके बीच में काफ़ी असमानता हमें दिखाई देती है। उनके विश्वासों, विचारों, व्यवहारों, शिक्षा, आय, जीवन यापन के तरीकों, अंतर्जातीय संबंधों को लेकर जो ग्रामीण क्षेत्र में बहुत ज़्यादा हमें दिखाई देते हैं, विभेद पाए जाते हैं। बावजूद इसके एक संगठित इकाई के रूप में गांव हमारे सामने हैं। हम यह भी देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में नगरीय क्षेत्रों की अपेक्षा जाति प्रथा का प्रभाव जो है वो बहुत ज़्यादा पाया जाता है और इसी कारण उच्चता और निम्नता की जो भावना है वो ग्रामीणों के अंदर पाई जाती है। और यही जो असमानता है वो आय के अंदर भी हमें दिखाई देती है। जो कृषि कार्य की हम बात करते हैं कि ग्रामीण जो है वो कृषि से जुड़े हुए लोग हैं, तो उनमें भी जो भूमि के स्वामी हैं और जो काश्तकार हैं या फिर जो मजदूरी करने वाले लोग हैं भूमि के ऊपर, उनमें बहुत ज़्यादा असमानता पाई जाती है आय के साधनों को लेकर और उत्पादन के साधनों को लेकर। जिसका स्वामित्व है वह व्यक्ति उच्च पायदान पर ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित है, अन्यथा लोग जो हैं वो मजदूरी या अपना श्रम बेचकर जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन जब तक ग्रामीण क्षेत्रों की अपनी विशेषताएं बनी रहेंगी, गांव एक अवधारणा के रूप में अपने आप को बनाए रखेगा और हमारे मध्य जो है वो उपस्थित रहेगा। ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में जो है मूल्य व्यवस्था में भी हमें अंतर दिखाई देता है, जिसको हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। यहाँ मजूमदार कहते हैं कि भारत के अंदर गांवों और शहरों के बीच एक आदान प्रदान की प्रक्रिया हमें दिखाई देती है। तो इस प्रकार से हम ग्रामीण क्षेत्र को देख सकते हैं। यहाँ हम गांवों के जब प्रकारों को समझने का प्रयास करते हैं तो सबसे पहले प्रोफेसर S.C. दुबे के वर्गीकरण को देखते हैं, जो कि कई आधारों पर गांवों को बांटते हैं, उनका वर्गीकरण करते हैं। जहां हम प्रथम स्थान पर देखते हैं कि आकार, जनसंख्या या भू क्षेत्र के आधार पर वे गांवों को बांटते हैं। दूसरे नंबर पर प्रजातीय तत्व और जातीय भिन्नता, जैसा कि मैं पहले आपसे चर्चा कर चुकी हूँ कि जाति प्रथा का प्रभाव शहरों की अपेक्षा गाँवों में बहुत अधिक पाया जाता है और इसको हम स्पष्ट रूप से ग्रामीण क्षेत्र में देख सकते हैं। इस भिन्नता के आधार पर भी उन्होंने गाँवों के वर्गीकरण किए हैं। भू स्वामित्व, भूमि का स्वामित्व किसके पास है उसके आधार पर भी इसकी चर्चा की जाती है। अधिकार और सत्ता, राजनीति में पंचायती राज व्यवस्था आने के बाद अधिकार और सत्ता जिसके पास है उसके आधार पर भी इस वर्गीकरण को हम देख सकते हैं। अन्य समुदायों से दूरी के आधार पर और स्थानीय परंपरा के आधार पर गांवों को देखा जा सकता है। जब हम दुबे का वर्गीकरण देखते हैं तो उसके बाद हम यह भी देखते हैं कि ग्राम जो है वो विभिन्न समाजशास्त्रियों ने अलग अलग प्रकार से वर्गीकृत किए हैं। इनको वर्गीकरण करने की आवश्यकता जो है वो क्यों पड़ी, क्योंकि गांवों के वर्गीकरण से हमें उन नियमों की जानकारी प्राप्त होती है जिसके आधार पर इन गांवों का उदय और विकास होता है। इससे समाजशास्त्रियों
और साथ ही साथ इतिहासकारों को भारतीय समाज के विशिष्ट विकास के नियमों को ज्ञात करने में सहायता मिलती है। दूसरी बात, भारतीय सभ्यता के विकास की विभिन्न अवस्थाओं की जानकारी भी इसी से प्राप्त होती है। और तीसरी बात, गांव में कार्य करने वालों को जो ग्रामीण पुनर्निर्माण के कार्यक्रम हैं, रूरल रिकंस्ट्रक्शंस के जो प्रोग्राम चलाए जाते हैं, उनके आयोजन में, उनकी क्रियान्विति में बहुत अधिक सहायता जो है वह प्राप्त होती है। तो इसलिए हम देखते हैं कि जो हमारे यह गांव है, यह संपूर्ण समाज का तो प्रतिनिधित्व करते ही हैं, साथ ही साथ आर्थिक जीवन के आधार के रूप में हमारे मध्य उपस्थित हैं, जो कि संस्कृति के आधार स्थल हैं और श्रम शक्ति के स्रोत के रूप में समाज में विद्यमान है। सोर्सेज ऑफ लेबर पावर जो है वो सारा का सारा हमें गांवों से प्राप्त होता है। सोर्सेज ऑफ ह्यूमैनिटी जो है वो भी हमें गांवों से प्राप्त होती है। सामाजिक संगठन के प्रतीक तो ये गांव माने ही जाते हैं। इस प्रकार से किसी भी देश की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आदि जितनी भी विशेषताएं हैं, उनके विकास में ग्रामीण समुदाय का एक विशेष योगदान जो है वो पाया जाता है। धन्यवाद।